सो हेलो ऑल, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल लेक्चर सीरीज के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर के 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज एनालॉग सर्किट करके जो एक सब्जेक्ट है, जो कि आपका कोर सब्जेक्ट है, उसका एक वर्कशॉप हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वर्कशॉप को करने के बाद अपने आपके जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इस वर्कशॉप में हमने क्या कवर किया हुआ है। यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 के सभी प्रीवियस 5 ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हुए हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ कुछ 2 मार्क्स वाले यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, देखें, और उसके बाद अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये एक ओवरव्यू है। मैं ओवरव्यू के ऊपर बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी आप सभी को इसके बारे में पहले से पता है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। बात सिलेबस की कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस वर्कशॉप के अंदर, तो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें पढ़ना है व्हाट इज ऑक्सीलेटर। तो हम देखेंगे ऑक्सीलेटर क्या होते हैं। और देन उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड बार्क हुसैन क्राइटेरिया। आरसी ऑक्सीलेटर, आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर हम आरसी फेज शिफ्ट और बेन बेन ब्रिज, दो तरीके के ऑक्सीलेटर होते हैं जो आरसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। इसके अलावा अगर मैं एलसी ऑक्सीलेटर की बात करूं, तो एलसी ऑक्सीलेटर में हम पढ़ेंगे हार्टले ऑक्सीलेटर, कॉलपिट और क्लैप। एंड लास्ट जो कि नॉन साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे। और यूनिट नंबर 5 में अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि जो ओपम होता है उसके जो डिफरेंट प्रकार के एप्लीकेशन हैं, उन्हें हम किस प्रकार एप्लीकेशन की टर्म्स में एनालाइज करते हैं, डिजाइनिंग में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ओपम की, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, समिंग एम्पलीफायर की, और इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की, दैट मीन्स वी कैन से कि ओपम एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहलाता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं क्यों कहलाता है। इसका कारण है क्योंकि हम ओपम को सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये ओवरव्यू था आपकी इस वर्कशॉप का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एनालॉग सर्किट। क्या एनालॉग सर्किट क्या है? तो एनालॉग सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंटिन्यूअस सिग्नल की जानकारी करने की कोशिश करते हैं। यानी कंटिन्यूअस सिग्नल किस प्रकार ट्रेवल करता है, क्या प्रोसेस होती है, इस बारे में हम जानकारी करते हैं एज कंपेयर टू डिजिटल विच वर्क विद बाइनरी। जबकि डिजिटल जो सिग्नल होता है आपका, वो बाइनरी वैल्यूज के ऊपर काम करता है। एनालॉग सर्किट डील्स विद द रियल वर्ल्ड सिग्नल्स। जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो रियल वर्ल्ड सिग्नल के अंदर काम करता है, सच एज साउंड, लाइट, टेम्परेचर एंड वोल्टेज, दैट कैन वेरी स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली ओवर ए टाइम। दैट मीन्स वी कैन से एनालॉग सर्किट जो होते हैं वो रियल टाइम सिग्नल के ऊपर काम करते हैं, और रियल टाइम सिग्नल जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं। ये आपका एनालॉग सर्किट का एक ओवरव्यू हुआ। नाउ एनालॉग सर्किट हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो एनालॉग सर्किट का मुख्य कारण पढ़ने का ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में और इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम यहाँ आपको हाईलाइटिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल वर्ल्ड सिग्नल प्रोसेसिंग में हम एनालॉग सर्किट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम एनालॉग सर्किट पढ़ते हैं। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडेशन में हम एनालॉग सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए हम एनालॉग सर्किट पढ़ रहे हैं। इसेंशियल फॉर एम्बेडेड एंड आईओटी सिस्टम, जितने भी आईओटी सिस्टम हैं और जितने भी इस प्रकार के एप्लीकेशन है, उन सब में एनालॉग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सिग्नल कंडीशनिंग में एनालॉग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सर्किट को डिजाइन करने में, इम्प्रूव करने में एनालॉग सर्किट की रिक्वायरमेंट है। और कम्युनिकेशन के अंदर एनालॉग सर्किट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब वो फील्ड हैं जिन सब के अंदर एनालॉग सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या जिनके बिना एनालॉग सर्किट के बिना ये सारे फील्ड अधूरे हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। देन
अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल फील्ड की, तो प्रैक्टिकल फील्ड में एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम? तो ऑडियो सिस्टम के अंदर हम अ, जितने भी एनालॉग सर्किट है वो एम्पलीफाई करते हैं साउंड को, उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। देन जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एनालॉग सर्किट वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को, और उसके बाद उसे ट्रांसमिट करता है, रिसीव कराने में मदद करता है। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक अनदर एप्लीकेशन है। एनालॉग सर्किट जो है वो सेंसर सिग्नल को सेंस करता है डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, तो जितने भी हमारे पावर फ्लो हैं, पावर को रेगुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इमेजिंग एंड डिस्प्लेइंग में एनालॉग सर्किट जो हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन होते हैं उनको कैप्चर करने में मदद करता है। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आ रहे हैं जिनके अंदर एनालॉग सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग और वी आर स्टडिंग एनालॉग सर्किट। होम अप्लाइंसेस में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि आपके एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, और मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस की अगर बात करूं, तो मेनली ईसीजी, ईईजी और ईएमजी मशीन्स के अंदर जो सर्किट यूज हो रहे हैं वो सभी एनालॉग सर्किट हैं। और लास्ट हमारा एप्लीकेशन है टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्टिंग और मेजरमेंट के इक्विपमेंट है, उन सब जगह एनालॉग सर्किट का उपयोग होता है, जैसे कि ऑक्सिलोस्कोप, मल्टीमीटर और सिग्नल जनरेटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे। एक्चुअल में सर्किट, एनालॉग सर्किट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और किस स्तर पे वाइड रूप पे हम यूज करते हैं, ये एक ओवरव्यू मैंने आपको अभी एनालॉग सर्किट के बारे में दिया है। देन 7 मार्क्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए, पिछले 5 साल में आए हुए 7 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इन्हीं दोनों यूनिट से कवर किए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बार्क-हुसैन क्राइटेरिया ऑफ द ऑक्सीलेशन इन डिटेल, एक्सप्लेन हाउ दिस क्राइटेरिया इज यूज टू डिजाइन द ऑक्सीलेटर। बार्क-हुसैन क्राइटेरिया क्या होता है और ऑक्सीलेटर को डिजाइन करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी of oscillation and gives the value of R1 R2 equal to 200 किलो ओम, C1 and C2 is equal to 200 पिकोफैरेड। तो एक न्यूमेरिकल छोटा सा लगा दिया है और बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर का वर्किंग आपसे पूछ लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हार्टले ऑक्सीलेटर, एक्सप्लेन हाउ द इंडक्टिव फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड टू जनरेट द ऑक्सीलेशन। देखिए ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से आपको इस बात को समझना है कि बेसिकली आपके यूनिट नंबर 3 में दो ही प्रकार के ऑक्सीलेटर आपको पढ़ने हैं। एक होता है आरसी ऑक्सीलेटर और दूसरा होता है एलसी ऑक्सीलेटर। तो आरसी ऑक्सीलेटर की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा आरसी ऑक्सीलेटर में से एक ऑक्सीलेटर पूछा जाता है, वेन ब्रिज हो या आरसी फेज शिफ्ट हो। तो ध्यान रखिएगा, आरसी का मतलब है जहां रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की हेल्प से ऑक्सीलेटर बनाया जा रहा हो, उसे आरसी ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। और जहां रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर भी यूज किए जा रहे हो, उन्हें एलसी ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। तो आरसी ऑक्सीलेटर दो प्रकार के होते हैं, फेज शिफ्ट, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर और बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, ये आरसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑक्सीलेटर हैं, हार्टले, कोलपिट, क्लैप, ठीक है, और क्रिस्टल, ये आपके एलसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इंटीग्रेटर। ये यूनिट नंबर 5 से कवर किया गया है। यूजिंग एन ओपम ऑल्सो ड्राइव द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करेंगे। डिस्कस एंड डिजाइन द एप्लीकेशन ऑफ समिंग एम्पलीफायर यूजिंग एन ओपम। समिंग एम्पलीफायर डिजाइन करना है ओपम की हेल्प से। और एक्सप्लेन क्लास बी ऑपरेशनल ऑपरेशन इन एम्पलीफायर्स। तो क्लास बी ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिजाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। 7 मार्क्स में पूछे गए, अभी तक जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से ये आपके 7 मार्क्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इनके रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, तो इनको यहाँ कवर किया गया है। नाउ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे कहा आपसे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हमने यहाँ कवर किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वोल्टेज एम्पलीफायर एंड इट्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? तो एक ऐसा एम्पलीफायर जो बहुत ही स्मॉल सिग्नल को, उसके मैग्नीट्यूड को, very small input signal and their purpose is to make signal magnitude larger or thought as voltage amplifier। इसका मतलब किसी सिग्नल को लार्ज करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई करने के लिए
जिस एम्पलीफायर का यूज हम करते हैं उसे हम वोल्टेज एम्पलीफायर बुलाते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका जो आपका होम स्टीरियो है, आपने देखा होगा होम स्टीरियो में एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। आप छोटा सा 5 वोल्ट का सिग्नल उसे देंगे और वो उसे एम्पलीफाई करेगा और आपको आउटपुट पे क्या देगा, लाउड वॉइस देगा। तो ये वोल्टेज एम्पलीफायर ही है। आपका जो होम स्टीरियो सिस्टम है वो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, इसलिए बहुत कम वोल्टेज पे ये ऑपरेट हो जाता है। देन अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वोल्टेज एम्पलीफायर की जो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स है वो है हाई वोल्टेज गेन और हाई इनपुट इम्पीडेंस, और तीसरी है लो आउटपुट इम्पीडेंस। तो तीन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई वोल्टेज गेन, हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो आउटपुट इम्पीडेंस। ये तीन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वोल्टेज एम्पलीफायर की जो आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2023-24 के इवन सेमेस्टर में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज एस्टिमेटेड। किसी भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यू नो वेरी वेल, आपको पहले से पता है किसी भी एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है। यू नो वेरी वेल, आउटपुट और इनपुट का रेशियो, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो वोल्टेज गेन कहलाता है। तो यही यहीं पे इसी बात को डिफाइन किया गया है। पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में इवन सेमेस्टर में आया था। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज एस्टिमेटेड बाय द डिवाइडिंग द आउटपुट वोल्टेज बाय द इनपुट वोल्टेज। दिस रेशियो डिनोटेड बाय ए बी एंड रिप्रेजेंट हाउ मच द एम्पलीफायर इंक्रीज द वोल्टेज सिग्नल। कितना आपका जो सिग्नल को इंक्रीज करेगा, एम्पलीफाई करेगा, वो यही फैक्टर होता है जिसे हम वोल्टेज गेन बुलाते हैं। ए वी दैट इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन। वी आउट और वी इन क्या है, इनपुट वोल्टेज है वी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है वी आउटपुट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड वन इज डिफाइन द ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। व्हाट इज ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो एक ऐसा एम्पलीफायर जो इनपुट वोल्टेज को करंट आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। ध्यान रखिएगा मेरी बात, इसका मतलब ये एक ऐसा एम्पलीफायर है, आप इनपुट पे वोल्टेज लगाएंगे और आउटपुट पे आपको करंट आउटपुट सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वोल्टेज सिग्नल को करंट सिग्नल में करंट कन्वर्ट करने वाला एम्पलीफायर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहलाता है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। वोल्टेज सिग्नल को करंट सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला एम्पलीफायर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑक्सीलेटर। व्हाट इज ऑक्सीलेटर, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। एन ऑक्सीलेटर इज ए सर्किट दैट जनरेट ए रिपीटेटिव वेव फॉर्म ऑफ फिक्स एम्पलीट्यूड एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जो रिपीटेटिव वेव फॉर्म जनरेट करता है फिक्स एम्पलीट्यूड की और फिक्स फ्रीक्वेंसी की, यानी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होती है और एम्पलीट्यूड भी फिक्स होता है विदाउट किसी इनपुट को अप्लाई किए। ऐसे सर्किट को हम ऑक्सीलेटर सर्किट बुलाते हैं। मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, अगर मैं मेन कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ मेन कंपोनेंट होता है हमारा एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर सर्किट और ऑक्सीलेटरी सर्किट। आउटपुट होता है और आउटपुट से एक पॉजिटिव फीडबैक हम ऑक्सीलेटर सर्किट को या ऑक्सीलेटरी सर्किट को वापस फीडबैक के फॉर्म में वापस भेज रहे होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट उसमें जो सिग्नल है वो फिक्स फ्रिक्वेंसी का है या किस प्रकार से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीलेटर को समझने का। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिना इनपुट अप्लाई किए, विदाउट एनी इनपुट, फिक्स फ्रिक्वेंसी और फिक्स मैग्नीट्यूड का एक रिपीटेटिव वेव फॉर्म जनरेट करने वाला सर्किट ऑक्सीलेटर कहलाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी व्हाट इज ऑक्सीलेटर। नाउ व्हाट इज क्लास ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लास ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्लास ए एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि कम पावर देने के बाद, और आप ऐसा समझ सकते हैं कलेक्टर करंट फ्लो ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। इसका मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जो कलेक्टर के थ्रू पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए करंट को फ्लो कराता रहे, ऐसे एम्पलीफायर को क्लास ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। और इस एम्पलीफायर की जो पावर होती है वो काफी कम होती है और इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत पुअर होती है। इट इज लेस यूज, इसका इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि पावर वेस्टेज ज्यादा करता है, हायर पावर आउटपुट स्टेजेस, क्योंकि हायर पावर आउटपुट स्टेज की वजह से इसमें ज्यादा पावर वेस्टेज होती है,
इसी की वजह से इसकी इफिशियंसी जो है बहुत ज्यादा खराब होती है। तो कम यूज किया जाने वाला एम्पलीफायर है। ऐसा एम्पलीफायर जिसे कम यूज कर सकते हैं, जिसे कम यूज किया जाता है, उसे क्लास ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर बुलाते हैं। कलेक्टर करंट को लगातार एक कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो कराने वाला एम्पलीफायर क्लास ए एम्पलीफायर कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द बार्क-हुसैन क्राइटेरिया। बार्क हुसैन क्राइटेरिया क्या है? यानी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं जिसे हम बार्क हुसैन क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। क्या है वो कंडीशन? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट्स इन ऑक्सीलेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एक पॉजिटिव फीडबैक वाला एम्पलीफायर वो ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करता है अगर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक वाला एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है अगर इन दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर दे। तो दोनों कंडीशन क्या है? द लूप गेन is unity. The loop gain, product of gain of the amplifier and the gain of the feedback network is unity. इसका मतलब लूप गेन जो होता है गेन का, और एम्पलीफायर के फीडबैक का जो गेन है, लूप गेन है, वो क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है द टोटल फेज शिफ्ट इन ए लूप इज जीरो आइदर 360 डिग्री। दोनों वैल्यू एक ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। जो टोटल फेज शिफ्ट है वो या तो जीरो होना चाहिए या 360 होना चाहिए। यहाँ पे जीरो ही लिखा हुआ है तो आपको 360 भी ध्यान रखना है, ठीक है? 360 पे भी सेम वैल्यू होती है जो जीरो पे होती है। तो टोटल फेज शिफ्ट जो है वो सिग्नल का वो या तो 0 डिग्री होना चाहिए या तो 360 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव फीडबैक वाला एम्पलीफायर कर पा रहा है तो वो बार्क हुसैन क्राइटेरिया कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दीज टू कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन आर कॉल्ड बार्क हुसैन क्राइटेरिया। ये दोनों कंडीशन बार्क हुसैन क्राइटेरिया कहलाती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू सप्लाई एन इनपुट सिग्नल टू इनिशिएट द ऑक्सीलेटर। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है जब बेसिक ऑक्सीलेटर के सर्किट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा करने में इनिशियली इनपुट सिग्नल के सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। ऑक्सीलेटर को अपना ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? इनिशियली इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्म 2 मार्क्स का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपम क्या होते हैं? यूनिट नंबर 5 का ये सवाल है 2 नंबर में। तो एक आइडियल ओपम का जो वोल्टेज गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है, CMRR इनफाइनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए, स्लू रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि एक आइडियल ओपम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो आपको ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वोल्टेज गेन इनफाइनाइट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट, स्लू रेट इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होना चाहिए। तो ये आपके आइडियल ओपम के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कुछ। नाउ पहला 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 3 से हम कवर कर रहे हैं। डिस्कस द बार्क हुसैन क्राइटेरिया फॉर ऑक्सीलेशन इन डिटेल, एक्सप्लेन हाउ दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिजाइन ऑक्सीलेटर। ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है लेकिन यहाँ डिटेल से पूछ रहा है कैसे हम जनरेट करेंगे। तो ऑक्सीलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जो रिपीटेटिव वेव फॉर्म को फिक्स एम्पलीट्यूड और फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए बिना किसी इंटरनल सिग्नल को अप्लाई किए जनरेट करता है। एंड ऑक्सीलेटर इज ए टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ये भी बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ऑक्सीलेटर क्या होता है? एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फीडबैक। आउटपुट का कुछ पार्ट हम फीडबैक करते हैं इनपुट की साइड में बाय द फीडबैक सर्किट। दिस फीडबैक इज ओनली पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। और ये फीडबैक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। बिकॉज एन ऑक्सीलेटर इज इट इज ए डिवाइस that generate AC output signal without any input AC signal। तो ऑक्सीलेटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि AC आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है बिना किसी AC इनपुट सिग्नल के अप्लाई किए। ये इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ऑक्सीलेटर का। आपने पीछे भी एक डायग्राम देखा था, बट ये जो डायग्राम है ये इसके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनपुट लगा है जिसे हम BI बुला रहे हैं। ये एक समिंग बॉक्स लगा हुआ है और ये है आपका एम्पलीफायर, ये है आपका आउटपुट। और आउटपुट से एक फीडबैक हमने फीडबैक सर्किट के माध्यम से इनपुट को दिया हुआ है जो कि समिंग की तरफ जा रहा है। फीडबैक वोल्टेज को हम BF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और
समिंग के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रही है दैट इज कॉल्ड बी डी। वाई इट इज कॉल्ड बी डी? इसका मतलब बी आई और बी एफ से मिलकर जो वोल्टेज बन रही है उसको हम बी डी बुला रहे हैं। और एक्चुअल में ये इस सर्किट का आउटपुट होगा क्या, तो आपको पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है ओपम का ऑपरेशन क्या होता है। ओपम का ऑपरेशन होता है बी आउट। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से इस सर्किट से, तो बी आउट इज इक्वल टू हो जाएगा गेन इनटू बी डी, यानी इनपुट पे जो वोल्टेज लगा रहे हैं आप एम्पलीफायर के वो, और इनटू कितना गेन ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए बी इंटू बी डी। तो आपको पता है व्हाट इज बी डी। तो बी डी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो देखिए ये समिंग बॉक्स है, तो समिंग बॉक्स क्या करेगा, जो भी इनपुट आ रहे होंगे उन सबको सम कर देगा। तो इधर से आ रहा वी आई, इधर से जा रहा है बीटा, तो दोनों को सम कर दिया। बी डी का मान हो गया बी आई प्लस वी एफ, हमने सम कर लिया। सो वी आउट दैट इज इक्वल टू वॉट। आपको पता है जो आपका बी एफ है वो क्या है एक्चुअल में, वो बी एफ क्या है, फीडबैक सर्किट का जो फैक्टर है वो है बीटा, और फीडबैक सर्किट के पास जो वोल्टेज आ रही है वो क्या है, वो है आपकी वी आउट। तो इसका मतलब अगर आपसे बी एफ का मान कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, बी एफ का मान क्या है, बी एफ का मान है बीटा बी नॉट। क्या है, बीटा बी नॉट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया नॉट बी एफ की जगह, ये हमने पुट किया। और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश की। आप देखेंगे यहाँ से बी आउट वाली वैल्यू को दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, तो हमने बी आउट वाली वैल्यू एक तरफ इकट्ठा की, और इधर आ गया हमारा ए बी इंटू बी आई। और क्योंकि इन निकालना है, और इनका होता है आउटपुट इज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो वी आउट ओवर वी आई दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन वन माइनस के ए बी इंटू बीटा। तो ये आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की टर्म्स में गेन है जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीलेशन हमें प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। तो ये पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ इस के। दूसरा इसमें बारकुसेन क्राइटेरिया की हेल्प से कौन कौन से वो कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से हम ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने के बेसिकली दो ही रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसे हम बार क्वेश्चन क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं, और वो दोनों ऑलरेडी आपने एक बार देख लिए हैं, दोबारा हम 7 मार्क्स में देखने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप बी बीटा मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। तो जो लूप गेन का मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज यूनिटी होना चाहिए, ए बी बीटा के बराबर होना चाहिए। द टोटल फेस ऑलरेडी पता है आपको, टोटल फेस शिफ्ट जो या तो होना चाहिए या 3 होना चाहिए। दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है, लगा कई बार रिपीट हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन है वो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट होना चाहिए, और टोटल फैक्टर जो डुप्लीकेट का वो या तो 0 होना चाहिए या 360। ये दोनों कंडीशन है बार कोसाइन क्राइटेरिया की। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑक्सीलेशन हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। Now question number second, explain the related frequency of oscillation और के थ्रू में यूज करने। सो सर्किट है बेन ब्रिज ऑक्सीलर। यहाँ पे सर्किट जो है वो ओपन की से बना हुआ है, और ओपन आपका आपको पता है कि विद द हेल्प यानी बनाया जाता है। तो सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन जिसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होंगे रेजिस्टेंस सी टू या वन, उसके सी वन आर फोर दूसरे के साथ कनेक्टेड इस ब्रिज वाला थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ है। दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पारुल मैम, पारुल मैम, हेलो, पारुल मैम।
सो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लोग थोड़ी देर के लिए व्यवधान का सामना कर रहे थे। हम बेंच ऑसिलेटर की तरफ वॉइस करने जा रहे हैं। सो दैट इज आवर वेब्रिज ऑक्सीलेटर। मैंने आपको सर्किट के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, और ब्रिज ऑक्सीलेटर के बारे में बता दिया। आरसी सीरीज नेटवर्क है, यानी आरसी कैपेसिटर जो पैरेलली कनेक्ट लगा हुआ है, आउटपुट है, फिर फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। सो आरसी क्या होता है? ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर काम करता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। सो एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए व्यवधान पैदा हुआ है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा समस्या कर रहा है, तो हम फिर से चलते हैं सर्किट की तरफ। तो यस, हम आरसी वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर की बात कर रहे थे, और सर्किट कैसे बना है मैंने आपको बता दिया था। एक सीरीज आरसी नेटवर्क है, और दूसरी जो ब्रांचें हैं वो हमारी पैरेलली कनेक्ट है, आर के साथ सी पैरेलली कनेक्ट किया गया है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज शिफ्ट ऑफ द फीडबैक नेटवर्क इज एग्जैक्टली जीरो, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फेज शिफ्ट हमारा क्या मिलेगा, बिल्कुल जीरो के बराबर मिलेगा फीडबैक नेटवर्क का, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। उसे क्या बुलाते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन बुलाते हैं। दिस इज डिनोटेड बाई एफ नोट एंड गिवन बाई एफ नोट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में R1 R2 इंटू C1 C2। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर हमें क्या मिले, फेज शिफ्ट मिले, आउटपुट के ऊपर 0 डिग्री का फेज शिफ्ट मिले, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन बुलाते हैं। नाउ कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारे ब्रिज का सर्किट है, ब्रिज वाला सर्किट है, उसकी जो ब्रांच है आपने देखा था R1, और जो कैपेसिटर C1 है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, और इसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट वोल्टेज V आउट मिल रही है। नाउ पैरेलल वाली दोनों ब्रांचें R2 और C2, इसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर लिया और ग्राउंड कर दिया। इसके रिस्पेक्ट में हमें BF मिल रहा है, जो एम्पलीफायर का इनपुट है, तो इसको कनेक्ट कर लिया है। ऐसा इसको इस तरीके से कनेक्ट करने का कारण क्या है? तो एक्चुअल में जो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की जाएगी वो इस सर्किट के थ्रू, इस सर्किट को पहले हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, और उस लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक करंट कंसीडर कर रखी है, करंट I1S हमने मानी हुई है। वाई इट इज कोल्ड I1S? क्योंकि हम लाप्लास डोमेन में सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वोल्टेज को हमने BS से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का लाप्लास डोमेन होता है 1/SC। ठीक है, तो कैपेसिटर C1 था तो 1/SC1 हो गया। यहाँ कैपेसिटर C2 था तो इसका लाप्लास डोमेन हो गया 1/SC2। ठीक, और यहाँ पे हो गया BFS। नाउ कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यू नो वेरी वेल। अगर आप देखें, एक सीधा सीधा अगर आपको क्या चाहिए, V चाहिए, तो ओम का नियम कहता है V बराबर होता है I/R। सर्किट की टोटल करंट हमने मान रखी है I1 ना, और ये यहाँ रजिस्टिव पार्ट लगे हुए हैं, दो सीरीज में R1 और 1/SC1, और ये दो पैरेलल में। तो एक्चुअल में टोटल रेजिस्टेंस तो ये हो गया, और करंट होगी टोटल I1S। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V आउट? अगर मैं यहाँ से V आउट S की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? R1 और 1/C1 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दोनों प्लस दिया, R1 प्लस के 1/SC1 प्लस ये दोनों ब्रांचें। नो, दीज टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। आपको पता है दो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 × R2 ओवर R1 + R2, यानी दोनों का सम नीचे आ जाएगा। तो दोनों को सम करके, तो
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे R2 इंटू वन बाई एस सी टू अपॉन R2 प्लस वन बाई एस सी टू इंटू I1S। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BFS। दूसरे केस में हम BFS कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा BFS? आपको पता है दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, और टोटल करंट जो इसमें बह रही है वो क्या है, हमारी I1S है। तो BFS का मान हो जाएगा R2 इंटू वन बाई एस सी टू अपॉन R2 प्लस के वन बाई एस सी टू इंटू I1S। इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, और नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है BFS डिवाइडेड बाय V नोट S, वैल्यू आएगा R2 ओवर वन प्लस के R2 C2 इंटू एस अपॉन R1 SC1 प्लस वन अपॉन SC1 प्लस के R2 अपॉन वन प्लस के R2 SC2। नाउ ये कैसे आई है वैल्यू? तो हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया फंक्शन को, तो कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गई हैं। नाउ टोटल एलसीएम लेंगे, अभी देखिएगा R2 ओवर वन बाई R2 ओवर वन प्लस के R2 C2 इंटू एस। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि टोटल एलसीएम लेंगे इस नीचे वाली टर्म्स का। जब हम टोटल एलसीएम लेंगे नीचे वाली टर्म्स का, तो वैल्यू बन जाएगी R1 SC1 प्लस R1 R2 S स्क्वायर C1 C2 प्लस वन प्लस R2 SC2 प्लस के R2 SC2 R2 SC1, और अपॉन में आ जाएगा SC1 इंटू में वन प्लस के R2 SC2। नाउ यहाँ पे भी आ रहा है वन प्लस के R2 SC2, और यहाँ पे भी आ रहा है ऊपर, आप देखेंगे ऊपर वाली टर्म्स में भी वन प्लस के R2 C2S। तो ये वाली टर्म्स तो खाली क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा बीटा। बीटा दैट इज इक्वल टू, व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा? क्योंकि जो हमारी VF ओवर V आउट का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड बीटा। बीटा बराबर होता है फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। सो इसकी जगह हम बीटा भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बीटा पुट किया, और बीटा दैट इज इक्वल टू सिंप्लीफाई किया, वैल्यू बना R2 SC1 वन प्लस के S R1 C1 प्लस के R2 C2 प्लस के R2 C प्लस S स्क्वायर R1 R2 इंटू C1 C2। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा उसको टर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटर की कंडीशन हमें पता है कि ऑक्सीलेशन के लिए ऑक्सीलेटर की जो कंडीशन होती है वो होती है AB इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू वन के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है ऑक्सीलेटर की। तो हमने क्या किया, देखिए बीटा का मान हमारे पास है, क्या आया बीटा का मान? SR2C1 अपॉन वन प्लस के एस हमने यहाँ से कॉमन लिया, R1C1 प्लस R2C2 प्लस R2C1 प्लस S स्क्वायर R1 R2C1C2 ब्रैकेट बंद किया, दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर लिया, बीटा हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB SR2C1 दैट इज इक्वल टू वन प्लस के SR1C1 प्लस R2C2 प्लस R2C1 ब्रैकेट के अंदर प्लस S स्क्वायर R1 R2C1C2। नाउ लाप्लास डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा सिंपल मेथड होता है वो होता है S इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना। S इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना। देखो दूसरा मेथड क्या है, लाप्लास का अगर इनवर्स ले लेंगे तब भी ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम इनवर्स नहीं ले रहे हैं, हम सीधा S इज इक्वल टू जे ओमेगा, इसे कन्वेंशनल मेथड बुलाते हैं। ठीक है, सिंपल कन्वेंशनल मेथड है ये, हम इनवर्स लाप्लास की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो पुट S इज इक्वल टू जे ओमेगा, जहां भी इक्वेशन के अंदर S आया है उन सभी S की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे। जैसे ही S की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा, देखिए यहाँ पे AB S की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जे ओमेगा R2C1, S की जगह जे ओमेगा रखा तो AB जे ओमेगा R2C1, यहाँ पे भी S की जगह जे ओमेगा रखेंगे और यहाँ पे भी S की जगह जे ओमेगा रखेंगे, ये S स्क्वायर तो बन जाएगा S स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2। ठीक है, नाउ रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल पार्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रियल पार्ट क्या है, यू नो वेरी वेल। देखिए यहाँ तो जे आया है और जे तो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो इधर वाले हिस्से में रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, और इधर वाले हिस्से में रियल पार्ट की वैल्यू क्या है? तो देखिए यहाँ है 1, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रियल पार्ट है 1 और ये वाला हिस्सा हमारा रियल पार्ट है, क्योंकि जे स्क्वायर का मान -1 होता है तो हमने वैल्यू रखा 0 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2। नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ
मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओमेगा बराबर क्या हुआ, 1/R1 R2 C1 C2। और अगर इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना हो तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये ऐसा हमें ओमेगा की वैल्यू निकालते हुए करना है, ओमेगा इक्वल टू 1/√में R1 R2 C1 C2। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई एफ नोट, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पाई एफ नोट। तो जैसे ही हमने वैल्यू निकाला एफ नोट का, तो 2 पाई नीचे चला गया, तो एफ नोट इक्वल टू आ गया 1/2 पाई में R1 R2 C1 C2। तो प्रूव्ड हुई, यानी ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर की हमने प्रूव कर ली है। कंडीशन है, कई बार न्यूमेरिकल में कंडीशन यूज कर ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि R1 का मान R2 के बराबर हो और वो R कह दे, और C1 का मान C2 के बराबर हो और उसे C कह दे, तो जो हमारी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, एफ नोट दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू RC। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो तो जैसा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है यहीं पे, तो आप उस न्यूमेरिकल को सीधा आर और सी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है। सेकंड केस है AB R2 C1 इंटू ओमेगा। और अब हम इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे के इक्वेट रख रहे हैं, तो जो इमेजिनरी पार्ट था उसमें दोनों तरफ जे आ रहा था, जे वाला हिस्सा था AB R2 C1 इंटू ओमेगा, और इधर भी आया ओमेगा R1 C1 प्लस के R2 C2 प्लस के R2 C1। ओमेगा से ओमेगा कटा, ए भी बराबर आ गया R1 C1 प्लस R2 C2 प्लस R2 C1 अपॉन, देखिए इधर से R2 C1 नीचे चला गया। नाउ हम कह रहे हैं कि R1 R2 R के बराबर है, C1 C2 C के बराबर है, तो सब जगह जब मैंने ये पुट किया तो ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी 3RC और नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी RC। तो ए बी, यानी जिसे हम वोल्टेज गेन कहते हैं, उसका मान आया 3। तो एक वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर के लिए जो वोल्टेज गेन है उसका मान हमेशा 3 के बराबर आता है, और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज एफ नोट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में R1 R2 इंटू C1 C2 के बराबर आती है। R1 R2 R के बराबर हो जाए, C1 C2 C के बराबर हो जाए, तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई RC आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर दी हैं या किस तरीके से दी हुई है। एक नोमेरिकल है छोटा सा, आपको ऑलरेडी सेम वैल्यू वाला नोमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वो बात नहीं पूछ रहा है, वहां आपसे कैपेसिटर कैलकुलेट कराया है, लेकिन यहाँ हमें कैपेसिटर कैलकुलेट करा रहा है, वहाँ कैपेसिटर का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो कोई सा एक वैल्यू आपसे कैलकुलेट करा लेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, यहाँ पे आपसे कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कराई गई है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3 kHz एट द आउटपुट, एफ बराबर 1/2 पाई RC। क्यों? क्योंकि आपको पता है R1 R2 के बराबर है, C1 C2 के बराबर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई FR, एफ का मान दे रखा है और आर का मान दे रखा है, दोनों वैल्यू पुट कर दिए, तो कैपेसिटर की वैल्यू न्यूमेरिकली हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी 265 पिको फैरड। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक न्यूमेरिकल या तो 2 नंबर में, 2 नंबर वाले सवाल में पूछा जा सकता है, या 7 मार्क्स वाले सवाल में आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ हार्टले ऑक्सीलेटर, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हार्टले, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इंडक्टिव फीडबैक नेटवर्क के फॉर्म में ऑक्सीलेशन जनरेट करके दिखाने हैं। तो ये देखिए, आप चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज करके हमने सर्किट बनाया है, इसी तरह की जगह आप क्या बना सकते हैं, इसी तरह की जगह आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा सकते हैं, और कई जगह ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से भी आपको बना हुआ मिल जाएगा। मेन चीज है जो आपका फीडबैक सर्किट होता है वो जरूर मेंशन होना चाहिए। तो ये फीडबैक हो गया, ये ओपम हो गया, इसी तरह को ओपम से भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो सिंपल सर्किट बन जाएगा ना। ये हार्टले जो ऑक्सीलेटर हैं इनको हम एलसी ऑक्सीलेटर भी बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा। आरसी फेज शिफ्ट और बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर हमारे आरसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं, और बाकी के सभी एलसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। तो हार्टले हो गया, कोलपिट हो गया, क्लैप हो गया, ये कौन से ऑक्सीलेटर हैं, एलसी ऑक्सीलेटर हैं। इसका मतलब है एल और सी का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और उनकी हेल्प से हम ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे। तो what is Hartley oscillator? The frequency at which the feedback network provides exactly 180 डिग्री। इसका मतलब जो फीडबैक नेटवर्क है वो अगर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट, एग्जैक्टली 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, then it is called frequency of oscillation, and it is given by f is equal to 1/2 पाई अंडर रूट में L1 प्लस L2 इंटू C। तो इस प्रकार का जो ऑक्सीलेटर है वो हमारा हार्टले ऑक्सीलेटर कहलाएगा। इसका मतलब फीडबैक सर्किट अगर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रकार का जो ऑक्सीलेटर है वो इस प्रकार का जो एलसी ऑक्सीलेटर है वो हार्टले ऑक्सीलेटर कहलाता है।
डेरिवेशन पार्ट को कंफर्म करने के लिए, यानी डेरिवेशन पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ करना होगा, इस सर्किट को कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम दो पार्ट में इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे। एक इनपुट फीडबैक पार्ट है जिसे आप देख रहे होंगे एच एफ बी आई बी की टर्म्स में, और दूसरा हमारा इनपुट इम्पिडेंस की टर्म्स में आप दिख रहा होगा एच आई ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ बाकी टर्म्स एज यूजुअल एज इट इज लगी हुई हैं। और ये जो सर्किट हमने बनाया हुआ है आउटपुट फ्रिक्वेंसी ड्राइव करने के लिए, एज इट इज आपको इस सर्किट को ध्यान रखना है, मेमोराइज रखना है। लाप्लास डोमेन में फीडबैक सर्किट को बनाया गया है। जो फीडबैक सर्किट है हमारा, जहाँ पे दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट है, उसको बनाया गया है। तो आपको पता है इंडक्टर का लाप्लास होता है SL2, दूसरे वाले का SL1, दोनों पैरेलल में है। नाउ उसके पैरेलल में कनेक्टेड है हमारा कैपेसिटर, तो 1/SC कैपेसिटर का हो जाएगा लाप्लास डोमेन। और यहाँ पे आप एक करंट कंसीडर कर रहे हैं IB, और उसके साथ में HFE। नाउ हियर दैट इज इनपुट इम्पीडेंस HIE एंड दैट इज द IB करंट। इनपुट इम्पीडेंस में जो हम करंट है IB। तो ये सर्किट है जिसके रिस्पेक्ट में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन हार्टले ऑक्सीलेटर के लिए जनरेट करेंगे। नाउ करना क्या होता है यहाँ पे, ये जो सर्किट है हमारा जो हमने लाप्लास डोमेन में बनाया है, इसमें इस करंट सोर्स को सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या कहती है कि करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पैरेलली जो भी रजिस्टर या इंडक्टर लगा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, सीरीज में चला जाएगा। तो ये SL2 वाला, ये आई जो है करंट हमारी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्शन के हिसाब से, नीचे जा रही है तो प्लस नीचे आएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इस सर्किट को हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज सोर्स में करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया है B0S, और नीचे प्लस ऊपर माइनस। और इसमें हमने करंट की डायरेक्शन IS इधर मान रखी है SL2, और जो SL2 जो कि इंडक्टर L2 इंडक्टर जो कि पैरेलल में जुड़ रहा था वो सीरीज में जुड़ गया 1/SC SL1, और यहाँ बह रही है IBS और इंटू HIE। इसके रिस्पेक्ट में हमें फीडबैक वोल्टेज BFS कैलकुलेट करना है। नो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज V आउट दैट इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपका इनपुट इम्पिडेंस है वो है HFE इंटू IB SL2। तो इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट हमें मिल गया है। नाउ व्हाट इज करंट I, अगर आपसे करंट I का मान पूछ लिया जाए IS, तो आपको पता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला इंडक्टर और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, देख लीजिएगा ये इंडक्टर ये कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, और ये वाला इंपीडेंस और ये इंडक्टर कैसे जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है। तो ये तो टोटल रजिस्टर का काम करेंगे, वोल्टेज टोटल मुझे मिल ही गई है। तो I इज इक्वल टू, नो वाई इट इज कॉल्ड माइनस BS। तो माइनस इसलिए लिया गया है, एक्चुअल में करंट नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है, बट हमने करंट की डायरेक्शन ऊपर ले रखी है। सो दैट्स वाई हियर हमने क्या नेगेटिव साइन कंसीडर कर रखा है। सो V आउट ओवर दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा SL2 प्लस 1/SC, और ये दोनों पैरेलल में, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों का समेशन नीचे। तो SL1 इंटू HIE ओवर SL1 प्लस के HIE। सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो पहले यहाँ अलग अलग ब्रैकेट का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा S² CL2 प्लस 1/SC, और इधर हो जाएगा इधर ऑलरेडी है ही, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर कंबाइन एलसीएम ले लेंगे, और जो चीज कट रही होगी उसे कट इट कर देंगे, और जो ऊपर जाने वाली होगी उसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो कंप्लीट एलसीएम लिया, I इज इक्वल टू माइनस के V0S SQ CL1L2 प्लस S² CL2 HIE प्लस SL1 प्लस के HIE प्लस S² CL1 HIE अपॉन S प्लस के SL1 प्लस HIE। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म्स को। तो देखिए जो नीचे SL1 V आउट S का हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। V आउट S का वैल्यू पुट करने के बाद में सिंप्लीफिकेशन किया, IB का मान क्या है। नाउ व्हाट इज IB, सो IB इज टोटल करंट। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट IB, IB कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो एक बार पीछे देख लीजिएगा। अगर ये IB निकालनी है, और तो IB कौन से रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट है, तो आप कहेंगे इस इम्पीडेंस या इस इम्पीडेंस रेजिस्टेंस जो कि HIE है उसके अंदर बहने वाली करंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है,
इसमें बहने वाली करंट निर्भर करेगी अपोजिट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो अपोजिट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निर्भर करेगी। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा SL1 इंटू HIE, और जो आपकी करंट है टोटल वो कितनी है, वो IS है। तो यही फॉर्मूला हमने आगे लगाया हुआ है, आप देखेंगे अभी। तो IB दैट इज इक्वल टू I इंटू SL1 अपॉन SL1 प्लस के HIE। पुट कर दीजिएगा, I का मान हमने ऊपर निकाला है, I का मान जैसे यहाँ पुट किया SL1 प्लस HIE से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी खाली हमारी। तो ये इतनी वैल्यू रह जाती है, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी वो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दी है। यहाँ पे किसका वैल्यू पुट किया है हमने, आई का मान जो ऊपर निकाला होता है ये मान यहाँ रखेंगे जैसे ही, तो ये वैल्यू रह जाएगी HFE प्लस IB S क्यूब L1 L2 इंटू सी अपॉन S क्यूब L1 L2 C प्लस S स्क्वायर C HIE ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस SL1 प्लस HIE। नाउ यहाँ भी IB है और यहाँ भी IB है, तो आप देखिए IB से IB कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और इधर ये वैल्यू बची माइनस के HFE S क्यूब L1 L2 इंटू सी अपॉन S L1 L इंटू सी प्लस S स्क्वायर C HIE ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस SL1 प्लस के HIE। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड नाउ इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो वैल्यू बन जाएगी S क्यू L1 L2 C प्लस S स्क्वायर C प्लस L1 प्लस L2 HIE प्लस SL1 प्लस HIE। नाउ क्या किया था ध्यान करिएगा, सिमिलर मेथड कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे इनवर्स लाप्लास की बजाय। लाप्लास डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं, पुट ओमेगा। इस इक्वेशन में एस की जगह क्या पुट कर दिया, जे ओमेगा पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने एस की जगह जे ओमेगा पुट किया तो वैल्यू बन जाएगी जे क्यूब ओमेगा क्यूब L1 L2 C प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C L1 प्लस L2 HIE प्लस जे ओमेगा L1 प्लस HIE माइनस HFE जे क्यूब ओमेगा क्यू L1 L2 इंटू C। नाउ आपको पता है जे स्क्वायर का मान -1 होता है, तो जे क्यूब का मान माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस जे ओमेगा क्यू L1 L2 C प्लस जे स्क्वायर का मान -1 रखा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर C प्लस L1 L2 HIE ब्रैकेट बंद प्लस जे ओमेगा L1 प्लस HIE दैट इज इक्वल टू HFE। देखिए यहाँ जे स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, जे क्यूब की वैल्यू माइनस जे, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो HFE जे ओमेगा क्यूब L1 L2 इंटू सी। नाउ कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा एलसी ऑक्सीलेटर में हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, वहां पे रियल पार्ट कंपेयर करते हैं, एलसी ऑक्सीलेटर में इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसमें जे आया है, तो जे वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, वेयर इज जे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो पार्ट हमारे आ रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, देन इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है हमारा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर सी प्लस L1 L2 HIE प्लस HIE इधर का रियल पार्ट है, और इधर इधर देखिए दो रियल पार्ट हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर सी L1 L2 प्लस HI और प्लस HI, और इधर रियल पार्ट क्या है, इधर जीरो है। तो दोनों को कंपेयर किया, 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर सी L1 प्लस L2 दैट इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर सी L1 प्लस L2, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बाई सी L1 प्लस L2, और ओमेगा बराबर कह सकते हैं 1 बाई अंडर रूट में L1 प्लस L2 इंटू सी, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट में सी L1 प्लस L2। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ड्राइव हुआ हार्टले ऑक्सीलेटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग एन ओप एम्प, ऑल्सो ड्राइव इट्स आउटपुट इम्पीडेंस। एक ऐसा सर्किट जो परफॉर्म्स इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन परफॉर्म करे उसे हम इंटीग्रेटर बुलाते हैं। काम कैसे करता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेना है, यहाँ रेजिस्टेंस लगाना है, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस था उसकी जगह पे कैपेसिटर लगा देना, फीडबैक कैपेसिटर, ठीक है। बाकी एज यूजुअल चीजें ये हैं, टर्मिनल इसकी वोल्टेज है V2, इसकी वोल्टेज है V1। कैलकुलेशन करने का तरीका ऑलरेडी आपको पता है, और यहाँ पे एक इनपुट लगा हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक इनपुट लगाया हुआ है VI, और वहीं रेजिस्टेंस है। नो ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट BID इक्वल टू 0 होता है। दोनों जो वोल्टेज हैं टर्मिनल की, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की, उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड। तो B1 माइनस, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज है B1, नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज है B2, तो B1 माइनस B2 दैट इज इक्वल टू 0। B1 बराबर क्या आ गया, B2 आ गया। बट आप देखेंगे B1 का मान क्या है, B1 का मान 0 है, कैसे पता लगा, ग्राउंड हो रखा है, तो B1 0 है तो B2 भी 0 हो जाएगा। तो पहली वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे एक वैल्यू मिला B1 का 0 और B2 का 0।
वर्चुअल ग्राउंड की वजह से मुझे B1 B2 के मान मिल गए। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ऑलरेडी मैंने आपको अभी अभी बता दिया है क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड, इनपुट और आउटपुट। देखिए किसी भी एक टर्मिनल को अगर ओपन में आप क्या कर दें, ओपन ओपन के अंदर किसी भी एक टर्मिनल को अगर आप ग्राउंड कर देते हैं तो इसको बुलाते हैं वर्चुअल ग्राउंड, और वीआईडी का मान होता है V1 - V2। तो वर्चुअल शॉर्ट होता है B1 B2 के बराबर हो जाता है वर्चुअल शॉर्ट में। और होता है कैसे, तो आपको पता है VID इज इक्वल टू VID अपॉन वी आउट। आप कह सकते हैं कि V1 VID गेन जो होता है वो होता है V आउटपुट अपॉन VI, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर आप ये VID कैलकुलेट करें तो वैल्यू हो जाएगा V आउट ओवर A। हमें पता है कि A का मान इनफाइनाइट होता है, तो VID बराबर क्या हो गया, V आउट ओवर इनफाइनाइट। और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, सो VID इज इक्वल टू जीरो। और VID क्या है, VID है इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, तो B1 - B2 इक्वल टू जीरो, तो B1 का मान हुआ B2 के बराबर। वर्चुअल शॉर्ट होता है B1 - B2 इक्वल टू जीरो, वर्चुअल ग्राउंड होता है B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कोई सा एक टर्मिनल अगर ग्राउंड हो गया तो उसकी वजह से दूसरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। ध्यान रखिएगा मैंने बीच में इसलिए लिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया डेरिवेशन के। हालांकि डेरिवेशन जब इंटीग्रेशन का आएगा तो आपको वहां पे ये नहीं करना है। नाउ KCL अप्लाई करेंगे नोड बी के ऊपर, तो नोड बी में आप देखेंगे इंटीग्रेटर के ऊपर, तो इंटीग्रेटर में नोड बी अगर इसको मैं मान लूं तो यहाँ पे एक करंट I1 आ रही है और करंट IF जा रही है, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा IF के। तो I1 बराबर IF, I1 का मान क्या हो जाएगा, VI - V2 डिवाइडेड बाई R1। और यहाँ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या होती है, DQ ओवर DT। और Q का मान क्या होता है, आपको पता है Q बराबर होता है CB। तो हमने Q की जगह CB रख दिया, और BI - B2 ओवर R1 दैट इज इक्वल टू DCF इंटू B ओवर DT। नाउ C को बाहर रख लिया कांस्टेंट टर्म से, DB ओवर DT, और सिंप्लीफाई किया, देखा वर्चुअल ग्राउंड की वजह से B2 का मान तो जीरो है, इसमें पुट कर दिया तो वैल्यू आया BI ओवर R1 दैट इज इक्वल टू माइनस के CF DB आउट ओवर DT। तो B का वैल्यू रखा B2 - B1। नाउ B2 जीरो रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस पहले आ गया, और वैल्यू हमें मिला DB0 दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/R1 CF VI इंटू DT। ना दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है पार्शियली इंटीग्रेशन से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B आउट दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ VI DT। ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का क्या है, वो इंटीग्रेशन पार्ट है। सो दैट्स, ये जो सर्किट है, जो ये जो इन्वर्टिंग सर्किट है, ये एज एन इंटीग्रेटर की तरह आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटर। नेक्स्ट समिंग एम्पलीफायर करेंगे क्या, समिंग एम्पलीफायर क्या करता है, अगर ओपम के किसी भी टर्मिनल पे आपने एक या एक से दो या दो से ज्यादा इनपुट लगाए हुए हैं तो ये इनको सम करके आउटपुट पे आपको प्रोवाइड कर देगा। काम कैसे करता है देखते हैं। इनपुटिंग टर्मिनल पे हमने तीन इनपुट वोल्टेज लगा रखे हैं B1 B2 B3। उनके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3, और फीडबैक रेजिस्टेंस है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है। व्हाई इट इज इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने इनपुट अप्लाई किए हुए हैं, ये ओपम का इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग। बस एक स्लाइड बची है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से हम एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हुए हैं, मैं दोबारा दोबारा से वहीं पे डेरिवेशन के उस पार्ट पे पहुंच रहा हूँ जहां तक हम पहुंच गए। हम बात कर रहे थे समिंग, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की, और उसी स्लाइड के ऊपर हम पहुंच रहे हैं। सो दैट इज द इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग क्यों बुला रहे थे मैंने आपको बता दिया था। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, VID इक्वल टू जीरो, और दोनों जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज है BA - BB दैट इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हम कहेंगे BA दैट इज इक्वल टू BB। बट अगर आप देखें जो BA टर्मिनल है उसकी वोल्टेज आपकी ग्राउंड कर दी गई है, तो BA जीरो है तो BB भी जीरो हो जाएगा। जो हमारा टर्मिनल B है उसके ऊपर KCL अप्लाई करेंगे, और KCL क्या है, वहां पे तीन करंट आपको दिख रही हैं जो इनकमिंग है,
और एक करंट है आई एफ जो आउटगोइंग की तरह काम कर रही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू आई एफ। I1 का मान मैंने वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में पुट किया, मान आएगा B1 माइनस बी अपॉन R1। I2 का मान B2 माइनस बी अपॉन R2। I3 का मान B3 माइनस बी अपॉन R3 एंड IF का मान BB माइनस बी आउट ओवर RF। नाउ बी ए और बीबी का मान ऑलरेडी हमने ऊपर देखा, दोनों का मान जीरो है। इस इक्वेशन में बी ए और बीबी का वैल्यू पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आया B1 अपॉन R1 प्लस B2 अपॉन R2 प्लस B3 अपॉन R3 दैट इज इक्वल टू माइनस के V आउट ओवर RF। नाउ आउटपुट कैलकुलेट करना है तो माइनस उधर भगा दीजिएगा और RF को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो आउटपुट V आउट दैट इज इक्वल टू माइनस के RF B1 अपॉन R1 प्लस B2 अपॉन R2 प्लस B3 अपॉन R3। अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं न्यूमेरिकल के केस में। अगर आपको कभी न्यूमेरिकली ऐसा दे दिया जाए कि R1 R2 के बराबर है और R3 R के बराबर है, यानी तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं, देन आउटपुट क्या होगा? तो बी आउट इज इक्वल टू माइनस के RF ओवर R, ब्रैकेट में हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। दूसरा कंडीशन है, अगर आपको कभी दे दिया जाए R1 R2 R3 RF ये चारों आपस में बराबर हैं, तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट होगा V आउट दैट इज इक्वल टू माइनस के B1 प्लस B2 प्लस B3। आपने देखा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के सम के बराबर आ रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द समिंग एम्पलीफायर। बट माइनस साइन सामने लग रहा है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है? क्योंकि हमने इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया था तो उसने जो वोल्टेज थी उसको सम तो कर दिया तीनों को, बट इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट का मतलब है अगर आप इसे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आपको आउटपुट के ऊपर मिलेगा। इसका मतलब सिग्नल आपको इन्वर्ट होकर आउटपुट के ऊपर दिखाई देगा। तो ये हमारा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर था। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्लास बी ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? क्लास बी एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर बेस्ड जस्ट ऑफ, यानी हम कंडीशन मानते हैं कि ट्रांजिस्टर को हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है तो उस टाइम ट्रांजिस्टर हमारा जस्ट ऑफ कंडीशन में है। एंड नाउ ट्रांजिस्टर ओनली कंडक्ट व्हेन इट इज टर्न ऑन बाई वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल, यानी आधी एसी साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर हमारा जो है काम करेगा जब हम उसे ऑन कर रहे हैं तभी। इन ऑर्डर टू गेट ए फुल एसी साइकिल आउट ऑफ ए क्लास बी एम्पलीफायर वी नीड टू ट्रांजिस्टर। पूरी साइकिल पे काम कराने के लिए हमको क्लास बी एम्पलीफायर के लिए दो ट्रांजिस्टर कंसीडर करने होते हैं। पहला ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल हमें एसी साइकिल के लिए प्रोवाइड करता है। दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है जो कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट प्रोवाइड करता है। नाउ वन पार्ट सर्किट पुशेस द सिग्नल हाई ड्यूरिंग द वन हाफ साइकिल। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर हमारा जो आधी साइकिल है उसको उसको पुश कर रहा होता है हाई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर का पार्ट है वो सर्किट को आधी साइकिल के लिए वो हमारे सिग्नल को पुल कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई क्लास बी एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज पुश फुल एम्पलीफायर। इसको पुश फुल एम्पलीफायर क्यों बुलाते हैं? आधी हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पुश करने का काम कर रहा है एक ट्रांजिस्टर, आधी हाफ साइकिल के लिए जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको पुल करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे पुश फुल एम्पलीफायर बुलाते हैं। आप देख रहे हैं आधी हाफ साइकिल पॉजिटिव वाली पुश हो रही है और आधी हाफ साइकिल पुल हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पुश फुल एम्पलीफायर। तो ये आज का आपका वर्कशॉप था जो आपने एनालॉग सर्किट का किया है। सारे प्रीवियस ईयर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।